पेपर पैटर्न, प्रॉब्लम्स, इशू, सिलेबस आउटलाइन, सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, पोस्ट रिजल्ट का तकाजा क्या है, आप में वो क्या एनर्जी है जो मुझे कल नज़र नहीं आ रही थी, जिसका आयादा किया था कि जो है वो अगले दिन से शायद नज़र आना शुरू हो जाए। चलें इंशाअल्लाह ताला जिस दिन आप वो एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे तो फिर ये पेपर कोई चीज़ नहीं होगा। आप जब पढ़ने बैठे होते हैं, जब कोई इरादा करके पढ़ने बैठा होता है तो वाकई वो पेपर पास कर लेता है, और उसको देख के पता लग जाता है कि पेपर पास कर लेगा। उसके आसपास वाले बता देते हैं पेपर पास कर लेगा, नज़र आ रहा होता है कि वो पेपर पास कर लेगा। सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए होती है। और कल एक भाई ने पूछा कि सर क्या सब हमारी एक मोटिवेशन है, तो मैंने कहा जी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन ये है कि आपका पेपर पास हो जाएगा, और मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन पे एक स्लैंग स्टोरी है। हम लोगों के टाइम पे ना हमें सारे पेपर इकट्ठे देने होते थे, मॉड्यूल्स होते थे, और सारे इकट्ठे पास करने होते थे। तो सीए फाइनल में 4 पेपर होते थे एक मॉड्यूल में, और 4 लगातार पेपर देने होते थे। अगर एक में फ़ेल हो गए तो सारे फेल हो जाते थे। जो फेल होता था पेपर वो बाकियों को भी गले लगा के डूब जाता था। फिर एक रेफ़र का कॉन्सेप्ट होता था कि आपका एक पेपर पास है लेकिन अभी उतने मेरिट पे नहीं आया, यानी कि उस वक्त होता था 60 नंबर से ऊपर पास कर देते थे, 50 से 60 के दरमियान अगर मार्क्स होते थे तो वो कह देते थे रेफ़र आ गई है। रेफ़र आ गई है का मतलब है कि आप दोबारा कोशिश कीजिएगा इस वाले पेपर में, बाकियों में आपको परमानेंट क्रेडिट मिल गया। परमानेंट क्रेडिट उस ज़माने का वर्ड होता था, आपके लिए तो परमानेंट क्रेडिट और पास बराबर ही है। उस ज़माने में होता था कि परमानेंट क्रेडिट मिल गया मतलब अब ये पेपर नहीं फेल होगा, चाहे 7 वाला फेल हो जाए। तो एक कुलीग होता था, उसने 4 पेपर दिए, चारों फेल, फिर दिए चारों फेल, फिर दिए चारों फेल, 10 अटैम्प्ट्स दिए। 10 की 10 अटैम्प्ट्स में एक भी पेपर पास नहीं हुआ सीए फाइनल का। उसके फादर को बड़ा गुस्सा आया। उसके फादर ने कहा कि बेटा अब अगर पेपर पास ना हुआ तो तुम्हारी मंगनी कैंसिल। काफ़ी अर्से से मंगनी हुई थी और ये था बस क्वालिफ़िकेशन के बाद शादी हो जाए। वो भाई साहब के पेपर ही नहीं पास हो रहे थे। उसके बाद से वो बंदा हमें नज़र आना बंद हो गया। पूरा दिन अपने आप को घर में बंद रख के पढ़ रहा होता था। जब भी उससे मिलने की कोशिश करो या उसको देखो तो उसको देख के ना एक एनर्जी नज़र आ रही होती थी कि वो पढ़ रहा है, नोट्स मांग रहा है, चीज़ें। उसके घर जाओ तो रजिस्टर के रजिस्टर भरे हुए, और जनाब वो उसको देखते साथ ही फील हो गया था कि ये कुछ डिफरेंट कर रहा है इस दफ़ा, ये आग लगा देगा। और उसने सारे पेपर निकाल लिए। 10 अटैम्प्ट से एक भी पेपर पास नहीं हुआ, यानी उसने 10 अटैम्प्ट्स में 40 पेपर फेल किए और एक अटैम्प्ट में 4 पेपर पास कर लिए। जब एक मोटिवेशन उसे मिली तो उसको देख के हमें समझ आ गई थी कि ये इस दफ़ा पेपर पास कर लेगा। उस बंदे के ना मिजाज से नज़र आना शुरू हो जाता है कि उस बंदे की कमिटमेंट ही और होती है, उसमें एक अलग ही गरमाइश आई हुई होती है। वो बंदा जिसने पेपर पास करने के इरादे से उठाए होते हैं ना, वो आम आदमियों से बड़ा डिफरेंट होता है। और जिसने थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए उठाए हुए होते हैं पेपर्स, कैजुअली कभी क्लास ले ली, कभी नहीं ली, किसी दिन रिवाइज़ कर लिया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन टीचर की सुन ली, किसी दिन नहीं सुनी, कभी कोई टेस्ट दे दिया, कभी नहीं दिया। तो अगर हर दफ़ा पेपर उठाना है और देना है तो फिर एटीट्यूड ही बदल लेते हैं। बजाय इसके कि एक पेपर हम 3 अटैम्प्ट्स में दे के रोते धोते निकालें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा डाउन करके निकालें। हमने 80% एफर्ट की थी, अगर हम 90 या 95% एफर्ट करते शायद पेपर पास हो जाता। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जब भी दरवाज़ा खोलें एक बाल्टी सर पे गिरती हो और आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप रुक के देखें कि बाल्टी गिरती किस जगह से, मैं ज़रा बाल्टी साइड पे कर लूँ, तो हर दफ़ा दरवाज़ा खोलें और सर पे बाल्टी गिरे तो एक दफ़ा रुक के देख तो लेना चाहिए कि बाल्टी गिर क्यों रही है, किस जगह पे रखी हुई है। तो इतने सारे लोग हैं जो बस हर दफ़ा पेपर दे देते हैं, रह जाता है, हर दफ़ा एफ़र्ट करते हैं, लेकिन किसी एक दफ़ा रुक के थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पे तैयार कि वो पेपर पास हो जाए। तो रिज़ल्ट के बाद जो शुरू होने वाला बैच होता है उसमें हमें वो वाली एनर्जी चाहिए होती है, हमें वो एफ़र्ट करनी होती है। हम जो पेपर उठा रहे हैं, मैं यकीन माने इस क्लास में से एक भी बच्चा फेल होगा, आपको शायद दुख ना हो, मुझे दुख होगा। पोस्ट रिजल्ट का बच्चा फेल होना ही नहीं चाहिए, हो सकता ही नहीं है। जो उठाई रिजल्ट के बाद पेपर रहा है, जिसको पता है कि उसने क्या पेपर उठाया और क्यों उठाया, और वो यकीन कामिल पे खड़ा है कि पेपर तो मैंने देना ही देना है, वो डाउट में नहीं है, वो इंतज़ार में नहीं है, वो छुट्टियों का वेट नहीं कर रहा, वो रिलैक्स नहीं है, वो चिल नहीं है, उसे पता है मेरे पास टाइम अब प्री वाले पेपर्स की निस्बत थोड़ा सा कम है।
तो सरप्राइजिंगली आपको ये अंदाज़ा होगा, मैंने भी बताया था कि पोस्ट का रिज़ल्ट हमेशा प्री से बेहतर होता है, और इवन फास्ट ट्रैक जो उससे छोटी प्रोडक्ट होती है उसको उससे भी बेहतर होता है, क्योंकि जितना कम टाइम होता है उतना लोग सीरियस हो जाते हैं। तो क्या आप पहले दिन से सीरियस हैं? सिलेबस में 5 ग्रिड्स मैंने बताई थी कल, कुछ याद है? नंबर्स कितने कितने थे, इतना याद है? 3 ग्रिड्स थी जो करीब करीब सेम नंबर्स की थी। वो कितने नंबर थे? 15 से 20। 15 से 20 नंबर्स की 3 ग्रिड्स थी। चैप्टर्स बेशक आपको याद ना हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता 3 दफ़ा बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे। 1, 2, 5, 6 एक चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स 15 से 20 नंबर की ग्रेड है। चैप्टर 9 और 11 ये एक ग्रेड है। चैप्टर 12 ये एक ग्रेड है। फिर 2 ग्रेड्स हैं, एक 20 से 25 की और एक 20 से 30 की है। जो 20 से 25 की है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, और जो 20 से 30 की है उसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो टेक्निकली आपके 12 चैप्टर्स इस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं कि आईकेप जब पेपर बनाए तो तकरीबन पूरे सिलेबस में फैल के पूछ ले, शायद ही कोई चैप्टर छोड़ने की आप हिम्मत कर सकें, क्योंकि उन्होंने तकरीबन हर जगह टच करने की कोशिश करनी है। बट स्टिल फिर भी हमें समझ आ जाता है कि कुछ चैप्टर बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर्स पे ज़रा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम उस पर ज़रूर ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सी लॉ में 0 सिलेक्टिव स्टडी करनी है। डन। सी लॉ के सबसे बोल्ड लेक्चर पहले 2 होंगे बस, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट शुरू करना होता है डेफिनेशन से, और डेफिनेशन से पहले कंपनी को समझना होता है। अब आप में से कुछ लोगों को कंपनी सही से समझ आई हुई होती है और कुछ को सही से नहीं समझ आई हुई होती, तो मुझे बहुत बिगिनर लेवल पे जाना पड़ता है। तो पहले 2 दिन ये जो आज और कल का है, इसमें शायद हम थोड़ी सी खुश्क और थोड़ी सी रट्टे वाली बातें ज़रा ज़्यादा कर रहे होंगे। उसके बाद हम डिफरेंट तरह के प्रोसेस प्रोसीजर शुरू कर लेंगे। अच्छा, उस तरह की कंपनी, उस तरह का माहौल, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो क्या हम तैयार हैं? गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन? जो लोग कल आए थे, जो नहीं आए थे उसकी तो कन्फ्यूजन बहुत सारी होंगी, जो कल आए थे उसकी कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? सब क्लियर? कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी क्या होती है? जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी की समझ होनी चाहिए। आई बिलीव कि आपको ये पता होगा कि एक बिज़नेस होता है जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर। तो फिर ये भी पता होगा कि एक बिज़नेस होता है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो फिर यकीनन ये पता होगा कि एक तीसरा मुनफरिद सा बिज़नेस होता है जिसको कंपनी कहते हैं। सोल ट्रेडर का क्या मतलब है? होली ओन, एक बंदा है, वही सारा काम कर रहा है, वही मालिक है, उसके नीचे एम्प्लॉइज़ हैं। सोल ट्रेडर का मतलब नहीं कि एक ही बंदा सब काम कर रहा है, नीचे एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन बिज़नेस का मालिक एक ही बंदा है। तो फिर पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है? रैंडमली पूछते हैं, आपकी नज़र में इन 2 में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ये डिपेंड करता है। इसका एक सियासी जवाब भी होना चाहिए कि डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बिज़नेस है, आपकी क्या नौइयत है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान। सारी चीज़ें इग्नोर करें, आपको इन दोनों में से कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है? सोल ट्रेडर। अब बाकी सारी खवातीन फंस गई। सोल ट्रेडर के फ़ायदे बताएं, फिर पार्टनरशिप के फ़ायदे हम यहाँ से लेंगे। प्रॉफिट सारे एक ही बंदे के हैं। सर होली ओन होता है तो कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता? होली ओन कर रहे हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं, किसी की सुननी नहीं, किसी ने को मशवरा नहीं देना, जो करना है खुद करना है, अपनी मर्ज़ी से करना है, सारा काम खुद करना है। ये बात तो हो गई ना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सोचें। सोल ट्रेडर, सारा काम खुद करना है, सारे प्रॉफिट खुद के हैं, और कुछ हम सवाल पूछते पूछते आगे तक जाते हैं, फिर आपको दोबारा से मौका मिलेगा, लेकिन तब तक और पॉइंट्स कम हो जाएंगे। जी, टैक्स कम देना पड़ता है। अगेन, अगर आप टैक्स के रूल्स को जानते हैं तो सोल ट्रेडर के ऊपर टैक्स की स्लैब बाकियों से हल्की बनती हैं। जो पार्टनरशिप्स हैं और जो बिजनेसेस हैं उनको अलग, लेकिन सोल ट्रेडर अगर सैलरीड हो तो वो थोड़ा सा बचा सकता है, लेकिन अगर वो बिज़नेस हो तो तकरीबन एओपी और उसके टैक्स करीब करीब बराबर होता है। बहरहाल सोल ट्रेडर क्यों? इंटरफेरेंस नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, सारे डिसीजंस खुद ले सकता है, मतलब किसी से अप्रूवल लेने डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 5 बंदे 5 दिन में अलग अलग फ़ैसले करेंगे फिर वो होगा। आपने आज फ़ैसला लिया और फ़ौरन से इम्प्लीमेंट। जी, सोल ट्रेडर क्यों
क्यों अकेले बिजनेस करना चाहिए, वाई नॉट पार्टनरशिप? खातून ने 2-3 दफ़ा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो बिज़नेस करना ही नहीं है, बिज़नेस तो मुझे लगता ही ज़हर है, मैं तो नौकरी करनी थी हमेशा। जी साथ वाली खातून। सर अपनी मर्जी से बंद करें और अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्जी से खोले और अपनी मर्ज़ी से, जब मर्ज़ी भाई चाचे के बेटे की शादी है, 15 दिन के लिए दुकान बंद कर दी, कोई पूछने वाला ही नहीं, जो मर्ज़ी करें। नहीं मूड आने का, घर से निकले ही नहीं, दुकान खोली ही नहीं। सोल ट्रेडर आज़ाद, मालिक खुद मुख्तार। कुछ सोचा आपने? आपके पॉइंट्स, अभी आपकी तरफ से पॉइंट रहता था सोल ट्रेडर का कोई और फ़ायदा, पोस्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं तो अभी तो ये तो ज़रा फिर भी आसान टॉपिक है, आगे कुछ सीधी सीधी बातें, लेकिन मैं अगले दिन आप लोगों से पूछा करूँगा जो पिछले दिन पढ़ के आए हैं, और मैं एजम्पशन लूँगा। मैं अचानक से कहूँगा हाँ जी वो 2-3 दिन बाद, वो 3 दिन पहले वो वाली बात पड़ी थी, आप भी बताएं उसके 3 पॉइंट्स क्या आता है। अब पता लगेगा आधे बच्चे छुट्टी पे चले जाएंगे, ठीक है, पर कैमरे के पीछे बैठ के देख लेते हैं। ऐसे टीचर ख़तरनाक हो गए जी। सोल ट्रेडर का और कोई फ़ायदा जो अभी तक सामने नहीं आया? अनलिमिटेड लाइबल, तो ये तो नुकसान लग रहा है मुझे। वो क्या है जो पार्टनरशिप में नहीं और सोल ट्रेडर को वो एज है? आप अपने लेफ्ट और राइट वाली खातून से मशवरा ले सकती हैं, आस्क अ फ्रेंड की ऑप्शन है। हाँ जी, अगर आप इनकी मदद करना चाहें, कोई इजाफी पॉइंट? पॉइंट्स ही थोड़े से हैं। सोल ट्रेडर में कितने को फ़ायदे हम निकाल लेंगे? किसी के पास कोई ऐसा यूनिक फ़ायदा जो अभी तक नहीं आया? सोल ट्रेडर को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब सोल ट्रेडर की रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कागज़, देखिए पार्टनरशिप में फिर आपस में डीड बनानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, हर बात की लिखत पढ़त करनी पड़ेगी। सोल ट्रेडर है, उसने कोई लिखत पढ़त और उस तरह के बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े बखेड़े में नहीं पड़ना, यानी उसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और यहाँ से भी एक आवाज़ आई थी, लीगल लाइबिलिटी उस तरह से नहीं है, या मतलब वो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन पार्टनरशिप भी बड़ा मज़े का बिज़नेस है। एक काम करते हैं, यहीं आगे जो वो मेल हजरात हैं उनसे पूछते हैं पार्टनरशिप क्यों अच्छा? सर आपका पार्टनर आपके साथ होता है, जो मसला आप उसके साथ डील करते हैं। वाह ठीक है, उन्होंने बड़ा पार्टनरशिप का फ़ायदा होता है, उन्होंने कहा आपका पार्टनर आपके साथ होता है। कहना चाह रहे हैं कि आप दुख सुख शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप मुश्किल में आगे अकेले नहीं सोचना, वो भी साथ देगा। सर डिफरेंट माइंड्स होते हैं इन्वॉल्व, तो डिफरेंट माइंड्स होते हैं, जो कहना चाह रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब अलग अलग दिमाग एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, किसी का कोई आइडिया, किसी की कोई एज, किसी का कोई तजर्बा, इतने लोग बैठ के मुशावरत करते हैं तो बड़ा अच्छा फैसला आता है जी। जो भी नुकसान होगा सारे नुकसान बराबर डिवाइड हो जाएगा, अकेले बंदे के ज़िम्मे नहीं आएगा। ये सोचा था, कुछ और सोच के देख लें, या मैं घूम के आऊँ और फिर आप जवाब दे देंगे जी। फाइनेंशियली मिल के चलाएंगे, पैसों की ज़रूरत है, नया काम शुरू करना है, कोई और ऐड करने हैं, एक के पास नहीं है दूसरे के पास है, दूसरे के पास नहीं तीसरे के पास, कैपिटल क्यूमुलेट हो जाएगा। मिल के प्लान करेंगे, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, फ्रॉड से बचेंगे, काम डिवाइड हुआ होगा, काम देख लेंगे, एक बंदा एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा कर लेगा, हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, एक बंदा कितना कुछ देखे, लेकिन अगर 6 बंदे हैं तो एक अकाउंट्स को देख रहा होगा, एक मार्केटिंग को देख रहा होगा, हर बंदा डिवाइड कर लेगा काम को। अगर सारे आपने बता दिए तो धोखा हो गया। हाँ जी, आगे वाले भाई आपकी फिर से बारी आ गई। साइलेंट पार्टनर आराम से बैठा रहे। पार्टनरशिप का एक फ़ायदा ये है, आप मेहनत ना करें, पैसे लगा के साइड पे हो जाएं, कुछ ना कुछ आपको पैसे मिलते रहेंगे, शुरू में पैसे मिलेंगे, बाद में धोखा मिलेगा। जो साइलेंट पार्टनर होता है, पार्टनरशिप का एक कॉमन रूल होता है कि उसमें कहते हैं कि जी, एक बंदा कहता है जब पार्टनरशिप शुरू हुई तो मेरे पास पैसा था और उसके पास तजर्बा था, जब ख़त्म हुई तो उसके पास पैसा था और मुझे तजर्बा हो गया था। तो नॉर्मली पैसे वालों के साथ ये होता है कि वो पैसे लगा के साइड पे बैठते हैं, फिर वो जो तजर्बे वाला बंदा होता है ना, वो उनके साथ इतनी बुरी करता है कि उन्हें समझ ही नहीं आती, फिर उन्हें तजर्बा हो जाता है। ठीक है जी, तो वो भाई जिन्होंने पॉइंट मिस कर दिया था, लाइबिलिटी ईजीली डिवाइड हो जाती है, काम डिवाइड हो जाता है, बर्डन डिवाइड हो जाता है, लॉस डिवाइड हो जाता है। तो पार्टनरशिप के अपने फ़ायदे हैं, सोल ट्रेडर के अपने फ़ायदे हैं। जब ये इतने अच्छे कारोबार चल ही रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कंपनी बनाने की? लाइबिलिटी, आपने कहा सर एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जो उन दो के पास नहीं है, और कोई ख़ास वजह?
प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, क्यों? ये ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, नहीं सर उतना नहीं कमा, ये उतना नहीं कमा सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक चले जाएंगे। पार्टनरशिप की भी एक लिमिट है। कंपनी अनलिमिटेड खेलते रहो, हज़ारों बंदों की कंपनी हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है, आप कंपनी की तरफ जा सकते हैं। इसमें सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड बनाए टैक्स दिया जाता है। इसमें एज अ कंपनी आप सिंगल मेंबर के तौर पर रजिस्टर हो तो आप अपने टैक्स को बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सोल ट्रेडर के अंदर चालाकी होती नहीं होती, लेकिन कंपनी के अंदर आपके पास मार्जिन थोड़े से ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं। सर मोस्टली इतनी ज़्यादा कंपनी और एम्प्लॉयमेंट को मौके पे ज़्यादा, कंपनियों में मौके भी ज़्यादा होंगे, गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज उन्हें ज़्यादा करेगी, लोगों की नज़र में भी पायदार होगा। किसी ने कारोबार करना है और एक तरफ एक पार्टनरशिप और एक तरफ कंपनी है, तो वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे लगेगा ये ज़रा ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो कंपनी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ पार्टनरशिप है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक, एक अच्छे तरीके से चलने वाली जो पार्टनरशिप है, जो बाकायदा रूल्स के तहत चल रही है, उसको हम कंपनी कहते हैं। तो आज चूंकि पहला दिन है, तो आज मैं कंपनी के उस स्ट्रक्चर पे बात करूंगा जिसमें किताब में बिल्कुल थोड़ी सी डिस्कशन है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा कंपनी को मैप पे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरह से बन रही होती है और क्या हो रहा होता है। एक स्लैंग एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ 5 लोग हैं, A, B, C, D और E। इन 5 लोगों ने सोचा कि हम मिलके कंपनी बनाते हैं। इनके पास पैसे थे, इसके पास 2 लाख रुपए थे, इसके पास 3 लाख रुपए थे, इसके पास 5 लाख रुपए थे, इसके पास 4 लाख रुपए थे और इसके पास 6 लाख रुपए थे। कितने हो गए? 20 लाख। 2 मिलियन हो गया। इन 5 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी इन 5 को नहीं कहते, कंपनी कोई और चीज़ है। कंपनी एक वर्चुअल चीज़ है, कंपनी ऐसी है जो नज़र नहीं आती लेकिन है इन लोगों की। तो होगा ये कि ये 5, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर इन्होंने अपना 2 मिलियन डाल दिया और कह दिया कि ये कंपनी है। ये 5 अपनी अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या काम कर रहे थे। वो सुनार का काम करता था, वो नौकरी करता था, वो लकड़ी का काम करता था, वो टिकटॉक बनाता था, वो पढ़ता था। अपनी अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन अब ये कंपनी मिलके शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, इन्होंने ये सारे पैसे उठा के इस डब्बे में डाले और कहा ये एक कंपनी है। फ़र्ज़ करें इस डब्बे को हम नाम दे देते हैं कि ये कंपनी है डब्बा कंपनी। अब ये डब्बा और वो 5 अलग अलग लोग हैं। ये एक अलग एंटिटी है, वो अलग लोग हैं। इस डब्बे ने अपना एक कारोबार करना है, इस डब्बे ने अपना बिजनेस करना और उस बिजनेस से जो वो कमाए वो अपने मालिकों का शुक्रगुजार होगा जिसने उस डब्बे में पैसे डाले थे। तो अब क्या होगा, इस डब्बे ने इस 2 मिलियन से 20 लाख से कारोबार करना है, लेकिन ये डब्बा खुद तो कुछ नहीं कर सकता और वो 5 लोग इस डब्बे के मालिक हैं। कंपनी का मालिक बनने के लिए आपको स्किल्स नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर होते थे, कुछ पैसे लेके आते थे, कुछ स्किल्स लेके आते थे। तो समटाइम ऐसा होता था कि एक बंदा स्किल्स वाला है, एक पैसे वाला है, दोनों 50-50% के मालिक होते थे। कंपनी कमर्शियल सेटअप है, इसमें मालिक बनने के लिए आपको सिर्फ पैसे खर्चने हैं। यानी कोई कंपनी का मेंबर ऐसा नहीं हो सकता जो कहे मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे देने पड़ेंगे कंपनी का मालिक बनने के लिए। तो इन सब लोगों ने पैसे दिए। इसने क्या किया, इसने कहा कि जी एक काम करते हैं, आपने जितने पैसे दिए हैं उसको हम तकसीम करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप में से कौन कौन इस कंपनी का कितना मालिक है। तो सोचा कि काम करते हैं कि इसको ना 10 रुपये पे डिवाइड करते हैं और हम कंपनी के उतने हिस्से कर लेते हैं और एक हिस्से को 10 रुपये का हिस्सा कह देते हैं। 2 मिलियन को जब 10 पे डिवाइड किया तो इनके पास आ गया 2 लाख शेयर्स। ये डब्बा समझ आ रहा है ना, ये डब्बा है लेकिन ये 2D है, ये 3D होता तो शायद ये एक बॉक्स है, ये मतलब जिसके अंदर पैसे डाले जा सकते हैं। हम कहेंगे सर ने जो है ना वो बिल्कुल ही एक स्क्वायर सा बना दिया, इसको डब्बा बनाते हैं। जगह है हमारे पास, इसको डब्बा बना लेते हैं। वो अब ये एक 3D डब्बा बन गया, लेकिन पैसे जो है ना वो डब्बे से बाहर निकल गए। ले जी 2 मिलियन
और वो 10-10 रुपए में डिवाइड हुए 2 लाख शेयर्स। आपने क्या किया, कंपनी को शेयर्स में तकसीम कर दिया। जिसने 2 लाख खर्चे हुए हैं उसे कहा भाई तुम्हारे पास हैं 20,000 शेयर्स। 3 लाख वाले को 30,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स और 60,000 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख। आपने इस डब्बे में मौजूद पैसों को शेयर्स में डिवाइड कर दिया और कह दिया है कि हर बंदा इतने इतने शेयर्स का मालिक है। यानी कि मिस्टर ए, तुमने 20,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, कितने में से? 2 लाख में से। तो तुम 10% के मालिक हो। तुमने 30 खरीदे हुए हैं 2 लाख में से, 15% के मालिक हो। तुमने 50 लिए हुए हैं, 25% के मालिक हो। 40 वाला 20% का मालिक होगा और 60 वाला 30% का। क्या हमारा 100 पूरा हो गया? हमारा 100 पूरा हो गया। ये इतने इतने % मालिक बन गए। अब डब्बे में पैसे पड़े हुए हैं और वो सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और बार बार डब्बे को जाके देख रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहा। भाई डब्बे में पैसे भर दिए, अब चले ये डब्बा चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए। तो आपस में बैठ के सोचो, ओहो ये तो याद ही नहीं रहा, कंपनी को चलाने वाले भी तो कुछ लोग होने चाहिए। लेकिन हम तो मालिक हैं कंपनी के और हम तो प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं। तो इस बंदे ने कहा भाई मुझे ना इसने कहा मुझे काम करना भी आता है, मुझे ये वाला काम चलाना आता है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं कंपनी की इंतज़ामिया में भी चला जाता हूँ, प्रॉफिट का तो हिस्सा मुझे मिलेगा, एक काम कीजिएगा मुझे तनख्वाह देना शुरू करते हैं। ओके ठीक है, मिस्टर बी ने मुनासिब बात की है। तो मिस्टर बी तुम जाके कंपनी की मैनेजमेंट में घुस जाओ, तुम्हें हम कह देते हैं तुम बन जाओ कंपनी के डायरेक्टर, तुम चलाओ इस डब्बे को। उसने कहा मैं अकेला नहीं चलाऊंगा, बहुत सारे और लोग भी होंगे, ये कंपनी चलाना 8-10 लोगों का काम है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए और मैं अकेला डायरेक्टर सारी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, कुछ डायरेक्टर भी बाहर से हायर करो। तुम बाकी 4 में से किसी ने काम करना, उन्होंने कहा हमने नहीं काम करना। तो अब क्या होगा, 2 बंदे बाहर से लेके आए एम्प्लॉयमेंट पे, एक मिस्टर बी है और कंपनी के एक मिस्टर बी डायरेक्टर बन गए, एक मिस्टर एक्स बन गया और एक मिस्टर वाई बन गया। अब ये 3 लोग हैं जो कंपनी की इंतज़ामिया है, कंपनी की मैनेजमेंट है। इनके पास स्किल है, इनको काम करना आता है और ये मुफ्त में काम नहीं कर रहे, इनको कामों की तनख्वाह मिलेगी। यानी कि जब प्रॉफिट आएगा पहले इनकी तनख्वाहें माइनस होंगी, अब जो बचेगा वो इन लोगों में डिवाइड होगा। तो हुआ ये कि ये डब्बा चलाना शुरू कर दिया 3 लोगों ने, जिनमें से एक का ताल्लुक उनमें से और 2 का ताल्लुक भी उनसे नहीं है। और जिस एक का भी ताल्लुक उनसे है वो अल्लाह वास्ते नहीं कर रहा, या इसलिए नहीं कर रहा कि उसका अपना बिजनेस है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको अलग से उस काम के पैसे मिल रहे हैं। तो हुआ ये कि कंपनी के ओनर्स अलग लोग हो गए, कंपनी अलग हो गई और कंपनी के चलाने वाले इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके इस डब्बे के 2 मिलियन उठाए, इसको इन्वेस्ट किया, इससे कारोबार किया, चीज़ें ख़रीदी बेची, पूरा साल गुजारा। और साल गुजारने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस के साथ उन्होंने फ़र्ज़ करें 6 लाख रुपए कमा दिया। इन्होंने सामान ख़रीद के अच्छे रेट पे बेचा, ट्रेडिंग की और वो करके इनकम में से सारे खर्चे निकाल के कमाया 6 लाख। लेकिन इन 6 लाख में से भी इनकी तनख्वाहें नहीं निकली। तो अब क्या होगा, पहले इनकी तनख्वाहें माइनस होंगी। फ़र्ज़ करें इनकी तनख्वाह माइनस करने के बाद हम पहुंच गए 3 लाख रुपए पे। इनकी तनख्वाहें भी माइनस हो गई। अब ये 3 लाख इस डब्बे का अपना प्रॉफिट है। डब्बा बड़ा चालाक है, पैसे किसी और से पकड़े, काम पे किसी और को लगाया। जो काम पे लगे हैं वो भी डब्बे से पैसे ले रहे हैं और जो मालिक हैं वो भी डब्बे से। तो डब्बा है कुछ नहीं, लेकिन इन सारे लोगों को इनका रोज़गार लगाया हुआ है। इन सब लोगों ने पहले दिन डब्बे में पैसे डाले थे और डब्बे के पैसों के बेस पे ये लोगों ने काम धंधा किया, उस काम धंधे से अपनी तनख्वाहें भी निकाली और इतना प्रॉफिट निकाल के दे दिया है कि वो भी डब्बे में जा सके। अब साल गुजर गया, प्रॉफिट हो गया। जब ओनर्स ने देखा प्रॉफिट हो गया, वो एक्साइटेड हो गए। मिस्टर ए ने कहा यार कमाल हो गया, ये 3 लाख हम आपस में बांट लेते हैं। मिस्टर बी ने कहा खुदा का खौफ करो, हमने 2 मिलियन से कंपनी शुरू की तो पहले ही साल में 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अगर कंपनी के पास पैसे पड़े हुए होंगे तो कितना फ़ायदा है। तो एक काम करो, 3 लाख यहीं पे डब्बे में डाल देते हैं ताकि अगली दफ़ा 23 लाख से गेम शुरू हो।
अब कुछ लोग चाहते हैं कि सारा प्रॉफिट दोबारा री इन्वेस्ट हो जाए, और कुछ कह रहे हैं कि भाई मैं कंपनी का मेंबर इसलिए बना था कि साल बाद मुझे को प्रॉफिट का हिस्सा मिले। तो हो सकता है ये आपस में झगड़े लड़ाई, और उसके बाद ये तय करें कि हम एक काम करते हैं, इसमें से 2 लाख बांट देते हैं और 1 लाख रिजर्व्स में डाल देते हैं, और ये रिजर्व्स उठा के इस डब्बे में डाल दिए। और कंपनी के अंदर नज़र आ रहा है कि कंपनी की इक्विटी यानी कि कंपनी की वर्थ है 2.1 मिलियन, जिसमें से 2 लाख है शेयर कैपिटल और 100,000 है रिजर्व। रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो उन्होंने बांटा नहीं, कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी में रख दिया कि इसका कल कोई काम कर लेंगे या कंपनी के प्रॉफिट्स इसमें या एफर्ट्स में ऐड कर देंगे, वो रिजर्व डब्बे में ऐड हो गए। और जो 2 लाख प्रॉफिट है जो बांटना है, ऐसा प्रॉफिट जैसे बांटना होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट तो हुआ था 6 लाख, सैलरियाँ डायरेक्टर की निकली 3 लाख रह गया, 3 में से लाख रिजर्व में डाल दिया तो 2 लाख रह गया। 2 लाख वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो शेयर होल्डर में बांटा जाएगा, ये कहलाता है डिविडेंड। कैसे बांटा जाएगा? हम या तो परसेंटेज ले लें या हम कहें शेयर्स कितने हैं 2 लाख और प्रॉफिट कितना है 2 लाख, तो पर शेयर कितना हुआ? तो आसान सी बात हो गई, ये लिख देंगे कि हमारे हर शेयर होल्डर को फी शेयर 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो अब जिसके पास 20,000 शेयर हैं उसे 20,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसके पास 50,000 शेयर हैं। इसका मतलब है माइट इज़ राइट, जो जितना बड़ा शेयर होल्डर है वो उतनी बड़ी गेम खेलेगा। लेकिन शायद मिस्टर बी ने ये पैसे तो लिए ही लिए, सैलरी भी ले ली, तो मिस्टर बी तो ज़्यादा मज़े में रह गए। तो ठीक है, कोई और भी मज़े कर लेता, वो भी आगे मेहनत कर लेता, वो भी सैलरी ले लेता। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अलग से पैसे ले रही है, वो इन लोगों में से भी हो सकती है, अलग लोग भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट के साथ कुछ और ऑफिसर्स हैं जो मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अब जो ये प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, किस रेशो से? उनकी शेयर होल्डिंग की रेशो से। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि ये डब्बा अलग है और डब्बे के चलाने वाले अलग हैं। ये बंदा डी किसी दिन सोचता है कि भाई मेरे पास 40,000 शेयर्स पड़े हुए हैं। डी ने क्या किया, एक और बंदे से रब्ता किया, उसका नाम था के को कह दिया भाई मैं तुम्हें 20,000 शेयर बेचना चाहता हूँ। 20,000 शेयर उसे दे दिए और इसके पास कितने रह गए? 20,000 शेयर्स। तो ये अब कितने % का मालिक बन गया? 10% का, और 10% का एक और मालिक बन गया जिसका नाम क्या है? के। ये सब करने के लिए इसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ए को बताया तक नहीं इसने, अपनी पसंद से मिस्टर के को ये 20,000 शेयर दे दिए। कितने रुपए के दिए होंगे? एक शेयर कितने रुपए का था? इस मतलब जो शुरू में हमने कैलकुलेशन की थी 10 रुपए का शेयर था। कंपनी एक दफ़ा चल चुकी है और एक दफ़ा कंपनी 1-1 रुपया पर शेयर डिविडेंड भी दे चुकी है। और कंपनी जो 20 लाख से शुरू हुई थी, अब उसके रिजर्व में 20 नहीं पड़े हुए, 21 लाख पड़े हुए हैं। फर्स्ट करें 4 साल गुजर गए, कंपनी के अंदर पड़े हुए हैं 35 लाख, और कंपनी औसतन हर साल 3-4 रुपये डिविडेंड देती है। अब मुझे सोच के बताएं कि क्या मिस्टर डी जब अपने शेयर बेचेंगे तो 10 रुपये का बेचेंगे? 10 का तो नहीं बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? अब पूरा हिसाब लगाएगा, वो अगले बंदे को बताएगा कि तुम जो मेरे से चीज़ खरीद रहे हो इस पे हर साल 3-4 रुपये डिविडेंड आ जाता है, और अगर कंपनी बंद होगी तो इस 10 रुपये इस शेयर के अगेंस्ट कंपनी में इतना माल पड़ा हुआ है। भाई अगर कंपनी की वर्थ बढ़ते बढ़ते 20 की बजाय 40 लाख हो गई है, तो अगर ये कंपनी बंद होगी तो जिसने जितना दिया था उसको दुगना वापस मिलेगा। तो टेक्निकली आप एक बंदे को उस कंपनी में हिस्सा दे रहे हो जिसका शेयर कैपिटल और रिजर्व मिला के 35 लाख पड़ा हुआ है उसमें, और ये शेयर हर दफ़ा 3 रुपये का डिविडेंड भी दे देता है। तो होगा क्या? आने वाले बंदे को आप कहोगे भाई मैं तो 25 रुपये से कम नहीं शेयर बेच रहा, वो कहेगा ये क्या बात है, मैं नहीं खरीदता। कहेंगे जाओ ना खरीदो। 4 लोग आएंगे, चारों को कहेगा 25 रुपये का शेयर, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो फिर उसे खुद एहसास होगा कि मैं शायद ज़्यादा ओवर हो रहा हूँ, तो ये 24 रुपये कर देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 15 लोग खरीदना चाहते हो शेयर, और कोई कहे मैं 27 का खरीदता हूँ, कोई कहता है मैं 28 का खरीदता हूँ, तो ये कहे मैं 30 का बेचूंगा।
यानी कि शेयर की प्राइस टोटल मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे होगी। बेचने वाले कितने हैं, खरीदने वाले कितने हैं, कंपनी कैसी है, किस तरह से करके। तो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो पहले दिन तय हुई थी, वो 10 रुपये था, कागज़ पे लिखा हुआ है 10 रुपये का शेयर। लेकिन इस वक्त मार्केट में इस 10 रुपये के कागज़ के लोग कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं? 25 रुपये, 30 रुपये। क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि उस कागज़ के अगेंस्ट एक तो कंपनी में उनको उस कागज़ पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन तकरीबन 20 रुपया तो कंपनी में उसकी वर्थ पड़ी हुई है, और हर साल ये कागज़ उनको 3-3 रुपये कमा के भी दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल कौन से वाले भाई जिनको मजाक बुरा ना लगे, ये वाले भाई हैं, फ़र्ज़ करिए इंतहाई सुस्त आदमी है, ज़िंदगी में इनको कुछ काम करने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इन्हें पता लगता है कि यार एक ऐसी कंपनी है जिसके 25 रुपये का शेयर खरीद लो ना तो 3 रुपये हर साल आते रहते हैं, वहीं आते रहते हैं, और सूद भी नहीं है। आप एक कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हो, कारोबार के कुछ लोग हैं, खर्चा वगैरह माइनस हो गए, आपको प्रॉफिट का 3 रुपये हिस्सा मिलता चला जाएगा। इनके पास 25 लाख पड़ा था, इन्होंने कहा मैं 25 लाख लगा देता हूँ, हर साल घर बैठ के 3 लाख खाता रहूँगा। आप कहेंगे सर 25 लाख भी तो डाउन हो रहा है। कहाँ डाउन हो रहा है? वो तो कंपनी में पड़े पड़े और उसकी वैल्यू बढ़ रही है। कंपनी तो हर गुजरते साल पिछले से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो कितनी मज़े की इन्वेस्टमेंट है कि एक बंदा कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास पैसे हैं, उसने पैसे लगा दिए और साइड पे बैठ गया। उसके पैसे से कुछ जज्बाती लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाही भी निकाल रहे हैं और उसको भी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो कंपनी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें बहुत सारे लोगों को बड़े कम लोग खिला रहे होते हैं, और जो खिला रहे होते हैं वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो भी तनख्वाह ले रहे होते हैं। ये पांचों अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर रहे थे, ये के भी अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या कर रहा था। इन सब ने क्या किया? कंपनी के नाम पे इकट्ठे हो गए। अगर गौर से देखें तो ये तो इकट्ठे मिलते भी नहीं हैं, कंपनी को तो ये लोग चला रहे हैं, इस पैसे से चला रहे हैं जो अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन ये सारे रूल्स बनाने से आपको एक यूनिवर्सल पार्टनरशिप मिल गई। अब इस कंपनी में आज से 10 साल बाद शायद 50,000 मेंबर्स हों, और शायद उनमें से कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, और सारे ही प्रॉफिट कमा रहे हो, और शायद इस कंपनी में 25 डायरेक्टर हो और कोई भी नुकसान में ना हो, शायद सारे तनख्वाहें ले रहे हो, और शायद इनमें से कुछ लोग भी डायरेक्टर हो, और हो सकता है इनमें से कुछ लोग डायरेक्टर ना हो। तो आपने क्या किया? एक बड़ा सा ऐसा बिजनेस बना दिया जिसमें हज़ारों लोग आ सकते हैं, वो अपना कैपिटल डाल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस बना दिया जिसका ओनर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ओनर्स की अलग दुनिया है और उस बिज़नेस की अलग दुनिया है। तो अब ये कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाएगी। ये डब्बा कंपनी नाम की जो कंपनी है, ये एक अलग एंटिटी है, इसका एक अलग वजूद है। ये बिज़नेस इन लोगों का बिज़नेस नहीं है, ये इस डब्बे का बिज़नेस है। ये प्रॉफिट इनका नहीं है, ये डब्बे का है। इनका वो डिविडेंड है जो इनको मिलता है एंड पे। तो ये डब्बा जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, ये एक कंपनी बन चुका है। इसका एक नाम है। इस डब्बे ने ज़मीनें खरीदी हुई हैं और ज़मीनें इस डब्बे के नाम पे होंगी। ये डब्बा टैक्स देता है अपने प्रॉफिट्स पे, ये डब्बा अपने ओनर्स को प्रॉफिट देता है, ये डब्बा दुनिया को रोज़गार दे रहा है, और है ये डब्बा। इस डब्बे को पता ही नहीं इसने करना है क्या है। ये चल रहा है कुछ कागज़ों के ऊपर। वो कागज़ जो इन्होंने बनाए थे, जब इन्होंने बनाया था ना कंपनी, तो उस वक्त बनाया था कि इसका ये नाम होगा, ये इस सूबे में होगी, इसका इतना कैपिटल होगा, इसका ये कारोबार होगा। फिर एक और डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें लिखे थे ये डब्बा ऐसे चलेगा, हम यूँ करेंगे, यूँ हायर करेंगे, यूँ फायर करेंगे, सारी पॉलिसीज़ वगैरह सब बना दिया था। तो अब कागज़ बता रहे हैं कि ये डब्बा कैसे चलेगा। कागज़ इंसानों ने बनाए और इंसान उन बने हुए कागज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब शायद PTCL का एक मेंबर ज़िंदगी में कभी PTCL की बिल्डिंग के पास से भी ना गुजरा हो, और शायद उनका 10% प्रॉफिट का हिस्सेदार हो। एक इस तरह का बिजनेस दुनिया को मिल गया कि जिसमें ओनर्स और बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, और इवन मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको वो डिविडेंड के साथ दूसरा रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? सैलरी और वो सारा कुछ मिल रहा है। तो समझ आया कि कंपनी अपने ओनर्स से इतनी डिफरेंट क्यों है। अब अगला मज़ा, कंपनी फ़र्ज़ करें शुरू हुई 20 लाख से। बुरा टाइम भी तो आ सकता है ना, हम तो कंपनी को 40-50 लाख तक ले गए। इस डब्बे ने कारोबार करना शुरू किया, डूब गया, तबाह हो गया कारोबार। 35 लाख का नुकसान कर दिया किसी का। वो बंदे गुस्से में आए, उन्होंने कहा हमारा नुकसान किसने किया है? उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं पता नहीं, डब्बे ने किया है। इधर आए, डब्बे से कहा पैसे काटो,
डब्बे ने कहा जी मैं तो बोल ही नहीं सकता। डब्बे को चीर फाड़ दिया, तोड़ दिया और अंदर से 20 लाख निकाले। चाहिए कितने थे? तो उन्होंने कहा अब हमारा बकाया नुकसान कौन देगा? डब्बा तो मर चुका है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा। नीवे होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 बंदों की एक पार्टनरशिप होती और इन्होंने किया होता नुकसान, इनको घर के असासे बेचने पड़ते, अपने बिजनेस को बेचना पड़ता, अपने आप को ख़त्म करना पड़ता, 35 लाख रुपए देने पड़ते। तो डब्बा बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? डब्बा इतना अलग है कि डब्बे की लायबिलिटी इन लोगों की लायबिलिटी से अलग है। अब डब्बा मैक्सिमम उतना लायबल है जितना उसको मिला था लोगों से, इससे ज़्यादा के लिए वो दुनिया को लायबल ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी में रखा हुआ पैसा लोग ले जाएंगे, लेकिन इनसे कोई घर जाके इनके ज़ाती असासे बिकवा के इनसे पैसे नहीं मांगेगा। इनका बड़े से बड़ा नुकसान ये होगा कि जो इन्होंने इनिशियली पैसे दिए थे वो इन्हें वापस नहीं मिलेंगे। डिविडेंड तो हर साल ये खाते ही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम कंपनी का किसी भी और बिजनेस से फ़र्क देखते हैं तो 3 फ़र्क नज़र आते हैं। एक है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये डब्बा और ये 5 लोग अलग अलग लोग हैं। डब्बा अपने नाम से वजूद में आया है, ये अपने नाम से लॉ में रजिस्टर होगा, ये अपने नाम से कारोबार करेगा, ये अपने नाम से ज़मीनें खरीदेगा, ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये लोगों से डील करेगा, ये कमाएगा, ये खाएगा, ये लुटाएगा। इसकी अलग ज़िंदगी है, उनकी अलग ज़िंदगी है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। ये लोग उससे ज़्यादा लाइबल ही नहीं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इनको एडिशनली पैसे नहीं मांगे जा सकते। एक सूरत में मांगे जा सकते हैं, अगर इन्होंने अपने पैसे पूरे नहीं दिए थे। इसने 3 लाख देने थे, 2,70,000 दिए और 30,000 का उधार कर लिया कि मैं बाद में दे दूंगा, वो 30,000 तो मांगा जा सकता है। लेकिन जब इन्होंने इधर पैसे दे दिए तो अब इनसे मज़ीद पैसे कोई नहीं मांग सकता जाके। तीसरा, डब्बे को फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके ओनर्स के साथ क्या हो रहा है। ये 5 थे, 10 साल बाद 500 हो गए, डब्बे की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2 रह गए, डब्बे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। पार्टनरशिप में ऐसा होता था, 3 बंदे चल रहे होते थे, जैसे ही चौथा आता था आपको सारी पार्टनरशिप दोबारा से रिवाइज करनी पड़ती थी। 3 पार्टनरशिप कर रहे होते थे, एक छोड़ के जाता था, सब कुछ रिवाइज करना पड़ता था। तो आपने एक ऐसी ऑफिशियल बड़ी पार्टनरशिप बना दी जिसमें दुनिया में कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी जा सकता है। एक ऐसी पार्टनरशिप के लोग देखेंगे कि वो क्या है, कैसे चल रही है, उसके एग्जिस्टिंग ओनर से कहेंगे कि भाई तुम्हारे शेयर हमने खरीदने हैं, उनसे शेयर खरीदेंगे, मार्केट का एक रेट तय होगा, उनको पैसे देके उतने शेयर्स के मालिक बन जाएंगे और कंपनी में हिस्सेदार बन जाएंगे, चाहे डब्बे को पसंद है या ना पसंद हो। बी को जहर लगता है के, लेकिन बी कुछ नहीं कर सकता, के भी मालिक बन जाएगा बिजनेस का। तो कंपनी बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बड़े ऑफिशियल बिजनेस में सैकड़ों हज़ारों लोगों की ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं जिसके कुछ बने बनाए रूल्स होते हैं और जिसमें हर दिन तब्दीली नहीं करनी होती। एक निज़ाम बना दिया, उस निज़ाम से सबका रोज़गार चल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे एक मोहल्ले में हर वक्त एक सोसाइटी में हर वक्त जो है वो सड़कों पे गंद पड़ा रहता हो, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हों, मोबाइल पिकिंग बहुत ज़्यादा चल रही हो, तो किसी दिन सारे सोसाइटी वाले इकट्ठे हों और कहीं यार एक काम करते हैं, 500 घर हैं, हर घर 1000 रुपया देगा, हर महीने 5 लाख इकट्ठा करें और फिर उस 5 लाख से सिक्योरिटी गार्ड लेके आएँ, अपने पार्क्स ठीक करवाएं, अपनी सड़कें ठीक करवाएं। तो वही 5 लाख खुद ही लगाया और ख़ुद ही अपने इदारे पे लगा के खुद ही खुश होकर बैठ जाएं। 1000 रुपये में कोई भी घर वाला अकेले अपने सामने चीज़ें साफ़ नहीं कर सकता था, लेकिन जब इतने सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया तो सबका फ़ायदा हो गया। तो कंपनी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग अपने पैसे को पूल करते हैं। जब पैसा बड़े लेवल पे इकट्ठा होता है और एक बड़ा बिजनेस होता है तो उस बड़े बिजनेस में मोस्ट प्रॉब्ली सबको फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, कुछ के पैसे पे वो मिल जाता है। तो पैसे वाले को डिविडेंड मिल गया, स्किल वाले को सैलरी मिल गई। और अगर स्किल और पैसे दोनों आपने दिए हैं तो आपको सैलरी भी मिलेगी और वो भी मिल जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है तो कंपनी के मतलब के एसेट्स जो है 5 मिलियन के हैं, ठीक है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो 6 मिलियन है। कंपनी के एसेट्स 5 मिलियन की और कंपनी की लायबिलिटी 6 मिलियन की। तो वो आए, कंपनी के सारे एसेट्स उतार के उखाड़ के लेके चले गए। अब रह गया उनका 1 मिलियन जो रिकवर नहीं हुआ। वो रोते धोते वापस चले जाएंगे और कहेंगे काश इन्होंने पार्टनरशिप बनाई होती तो इनको छोड़ते ना हम।
फिर वो रिकवर नहीं रिकवर कर सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी यही है कि आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, बस एक ख़ास लेवल तक नुकसान रिकवर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हर कंपनी जब भी किसी से डील करती है तो देखती है उनकी इक्विटी कितनी है, उनकी नेटवर्थ कितनी है, उस हिसाब से उनके साथ डील करते हैं। तो कंपनी के ओनर तो पहचानेंगे नहीं, जाके कहेंगे आपकी कंपनी ने धोखा किया, कहेंगे अच्छा जाके कंपनी को पकड़ो, मेरी तरफ से भी 2 छित्र लगाना। भाई ऐसे ही है जैसे आपके घर PTCL का इंटरनेट ख़राब हो जाए और आपको पता लगे कि आपके पड़ोस में एक बंदा है जो PTCL का शेयर होल्डर है, तो आप उसे जाके ये थोड़ी कहेंगे कि मेरा नेट नहीं काम कर रहा, वो कहेगा जाओ PTCL को पकड़ो। तो आप हंसना शुरू हो जाएंगे कि हाँ क्या बात करते हो तुम ही तो हो PTCL, कहेगा मैं नहीं हूँ, मैं तो शेयर होल्डर हूँ, PTCL तो वो डब्बा है। जैसे रिजल्ट वाले दिन जो है वो अब आप लोग घात लगा के बैठे हुए हों और जैसे ही मैं नज़र आऊँ, अली इमरान साहब नज़र आए, जवाद साहब नज़र आए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आए, वसीम साहब, हमें पकड़ लें, आप कहें जी आप लोगों ने हमें फ़ेल किया। हम कहें भाई हमने कब फेल किया? सर आप कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? मेंबर। किसका? ICAP का। तो ICAP कौन है? आप सब। तो हमें फेल किसने किया है? आप सब ने। क्यों फेल किया है? मैं कहूँगा भाई मुझे मत पकड़ो, ICAP को पकड़ो। तो आप कहेंगे सर क्या मजाक करते हैं, ICAP आप सब लोगों को कलेक्टिवली तो कहते हैं। तो मैं कहूँगा ICAP एक अलग वजूद है, वो एक अलग डब्बा है, वो इदारा है, उसको चलाने वाले और लोग हैं, चाहे हम नहीं सिलेक्ट किए हों, लेकिन अगर वो गलत काम भी कर रहे हैं तो जाओ उन्हें पकड़ो। तो इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि जो ओनर है वो अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं, भाई हम अलग हैं, इदारा अलग है। बात समझ आई? मैं एक दफ़ा सिलेबस का मैप इस कहानी के साथ आपको बता दूं, फिर चल के हम ज़रा देखें कि किताब में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी इंग्लिश हमें क्या कहती है। चैप्टर नंबर 1 हमें बताता है कंपनियां कितनी तरह की हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है और कंपनियां कितनी तरह की होती हैं। चैप्टर नंबर 2 हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, उन 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है जो इस कंपनी को चलने चलाने के रूल्स हैं कि क्या होगी, कितना शेयर कैपिटल होगा, कैसे चलेगी। तो चैप्टर नंबर 2 इसे डील करता है। चैप्टर 3 इन डायरेक्टर्स को डील करता है कि ये कंपनी को कैसे चलाएंगे, इनकी क्या पावर्स होंगी, इनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये क्या करेंगे, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। चैप्टर 4 बताता है अदर ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स के अलावा जो लोग इनके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। चैप्टर 5 इस शेयर कैपिटल की तरतीब क्या होगी, टुकड़े कैसे होंगे, इसको कैसे लेके चलेंगे और शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 5 करता है। चैप्टर 6 बताता है कि अगर आपको कभी बाहर के लोगों को बुलाना पड़ा कि आप आएँ और आप हमारे शेयर्स खरीदें तो उसका क्या तरीका होगा। चैप्टर 7 बताता है कि इस कंपनी ने अगर लोन लेना होगा तो उसके क्या रूल्स होंगे। चैप्टर 8 बताता है कि ये लोग भी क्या सालाना कभी मीटिंग्स में इकट्ठे होंगे, कभी बैठ के फैसला कानून साजी किया करेंगे, तो वो कौन सी मीटिंग्स होंगी, वो किस तरह से होगा, ये चैप्टर 8 बताता है। चैप्टर 9 इस डिविडेंड को तकसीम करने के रूल्स के ऊपर बात करता है। चैप्टर 10 ये कंपनी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उससे रिलेटेड रूल्स बताता है। चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाती है और सालाना कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने ओनर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, दुनिया को देती है, वो बताता है। और चैप्टर 12 बताता है कि ये कंपनी बंद कैसे होगी, वाइंड अप कैसे होगी। तो बेसिकली हमारा पूरा सिलेबस इस कहानी के गिर्द घूम रहा है। ये बीलो नहीं है, बीलो में हर चैप्टर मुनफरद होता था, सीलो में हर चैप्टर का टॉपिक भले अलग है लेकिन वो एक ही बड़े कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी चलती कैसे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अचानक से आर्बिट्रेशन पढ़ना शुरू कर दें और उसमें अजीब सी बातें शुरू हो जाएं। अभी आर्बिट्रेशन बड़ी मुश्किल से समझ आया हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र को समझना शुरू कर दें, वो समझ आए तो पता लगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं बैंकों के, उन्हें समझ रहे हो तो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाए। एक ही टॉपिक है कंपनी लॉ और वही 12 के 12 चैप्टर्स में है। तो एट एनी गिवन टाइम कंपनी लॉ हर दिन पढ़ते हुए हमें एक पूरी स्टोरी के साथ कनेक्शन हो रहा होगा। तो ये सी लॉ और बी लॉ में बड़ा फ़र्क है। सी लॉ का हर दिन यूनिक, बी लॉ का हर दिन यूनिक था, तकरीबन हर दिन हमने एक नई बात पढ़ी होती थी और थोड़ा थोड़ा सा वो आसपास से कनेक्ट होता था। लेकिन सी लॉ में हम पूरी की पूरी ये स्टोरी लेके चल रहे हैं जो हमारे सामने है। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? अब चल के एक दफ़ा किताब से इसकी इंग्लिश देखने की कोशिश करते हैं। जी जी बताइए। डब्बे को होल्ड कौन कर रहा होगा? ये तो जो मेंबर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो डब्बे को होल्ड कौन कर रहा है? अब डब्बे को बेसिकली होल्ड कौन कर रहा है, इसमें हम कहेंगे डब्बे का ओनर कौन है। ओनर असल में यही लोग हैं
लेकिन वो डब्बे को कैसे चलाएंगे वो नहीं चलाएंगे। उन्होंने उसके लिए एक इंतज़ामिया को वो कर दिया, इलेक्शन कर लिया। पाकिस्तान एक डब्बा है, मैं पाकिस्तान का मेंबर हूँ, आप पाकिस्तान के मेंबर हैं, लेकिन हम नहीं चला रहे पाकिस्तान को। हम अपने अपने इलाके से मुत्तकी, परहेज़गार, आबिद ज़ाहिद, नेक, बाशऊर, बाअक़ल लोगों को सेलेक्ट करते हैं। आप देखिए ना, पूरे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस डिवाइड हो जाती हैं, हर इलाके से उस इलाके के लोग जो सबसे मौजू इंसान उन्हें नज़र आता है उसको वोट देते हैं। तो ये चंद लोग पूरे पाकिस्तान से 250-300 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वो टेक्निकली डायरेक्टर्स बन जाते हैं। सर, आप जिसे वोट देते हैं वो रात को जीत रहा है तो सुबह हार देता है। तो कह रहे हैं हम जिसको वोट देते हैं वो रात जीत रहा होता है और सुबह हार रहा होता है। तो आप ऐसे बंदों को क्यों वोट देते हैं जो रात में जीतता हो? आप मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके निज़ाम में कोई मसला है। या आप रात खबरें देख के क्यों सोते हैं जब 7% वोटिंग रिजल्ट आए होते हैं? अब मीडिया वाले भी 1% पोलिंग स्टेशन रिजल्ट देते हैं, वो कहते हैं फलाना आगे फलाना पीछे। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है जी वो मेरा तो कैंडिडेट हार गया। तो भाईजान सिर्फ जो मीडिया पे चल रहा होता है वो नहीं होता, उसके अलावा भी एक निज़ाम चल रहा होता है, ठीक है? तो वो आपने पूरे सारे निज़ाम को समझना होता है कंप्लीट तरीके से। एक पूरा जेन्युइन फेयर फ्री इलेक्शंस होते हैं, उसका एक पूरा एक सेटअप होता है। तो क्या बात करते हैं आप? तो खैर कहने का मतलब है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो लोग जाके फिर पूरे मुल्क को हमारे बिहाफ पे चलाते हैं और तनख्वाहें लेते हैं। मुल्क का नफ़ा नुकसान होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उनको इजाफी तौर पे वो सैलरियाँ भी मिलेंगी। तो टेक्निकली इदारे ऐसे ही चलते हैं, इदारों का पाकिस्तान का कोई मालिक नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान के बाशिंदे ज़रूर हैं। पाकिस्तान का कभी ना कभी कोई वज़ीर आज़म ज़रूर होगा, कोई वज़ीर सेहत होगा, कोई जो है वो कानूनदान होगा। तो ये सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान नामी डब्बे को सर्व कर रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान एक वर्चुअल चीज़ है, पाकिस्तान फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता। हम सिर्फ कागज़ पे लकीर बना के कह देते हैं कि फ़र्ज़ करो यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान है। हम रियासत बताते हैं, हुकूमत नहीं बताते। रियासत उस फिज़िकल जगह को कहते हैं जिस के तर्ज को पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन जो उसको चला रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान कहलाती है। हुकूमत का तयन हम करते हैं, हम लोगों के वोटों से हुकूमत बनती है तकरीबन। ठीक है जी। इंग्लिश किताब की ओए होए, सारी मेहनत मैंने पहले से की हुई थी, खाम खा इतनी एनर्जी लगाई। चलें, असल में ये स्लाइड जो है वो किसी ऑनलाइन लेक्चर की है जहाँ मैंने ऑलरेडी रंग बिरंगे तरीके से। फीचर्स ऑफ कंपनी। सोल ट्रेडर, एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन हिज और हर ओन बिजनेस। वो इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस खुद चला रहा है वो क्या है? सोल ट्रेडर। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ, लॉ इस बिजनेस को सेपरेट पर्सन काउंट नहीं करता। यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर ए की दुकान वन एंड द सेम थिंग। नेट ख़राब चल रहा है, आपने उसे कहा तुम्हारी कंपनी, उसने कहा कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ। पेपर फेल हुआ, आपने कहा सर आपका इदारा, आपने कहा जी मेरा नहीं सबका इदारा। आप जाके उसे पकड़े, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मिस्टर ए की दुकान से एक बंदा उसके पास से गुजर रहा था और मिस्टर ए की दुकान पे मिस्टर ए ने सामान टेढ़ा बांका गंदे तरीके से रखा था और वो उस बंदे के सर पे गिर गया। वो आया मिस्टर ए के पास, उसने कहा मैंने आप पे केस करना। उसने कहा मेरे पे नहीं, मेरी दुकान पे केस कर दो। तो बंदा कहेगा इतना मैं भी पागल नहीं हूँ, तुम और तुम्हारी दुकान एक ही चीज़ है। तो सोल ट्रेडर में वो मजाक नहीं होता कि बिजनेस अलग है, डब्बा अलग है और मैं अलग हूँ। तो ए और ए की दुकान सेम चीज़ है। पर्सन इज़ पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर नुकसान हुआ और वो उसके बिजनेस से पूरा ना भी हुआ तो उसको पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे नुकसान पूरा करने के लिए। पार्टनरशिप में क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय लॉ। पार्टनरशिप को भी पर्सन नहीं माना जाता। ये चार लोग मिल के पार्टनरशिप है, लेकिन इनका कोई लीगल वजूद नहीं है। हम इन चारों को कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म कह देते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को लॉ एक सेपरेट पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनी, कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। ये जुमला समझ आ रहा है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर। ये जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं ये इसके मालिक हैं। अब शेयर्स की कुछ किस्में आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। चैप्टर 5 में जाएंगे तो हम उस पर भी डिबेट करेंगे। क्रिएटेड बाय प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय कंपनीज एक्ट। कंपनी कैसे बनती है, वो डब्बा कैसे बनाते हैं, कंपनी लॉ के कुछ रूल्स के तहत। ये चैप्टर हमें बताएगा कि कंपनी बनती भी कैसे है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, कानून की ज़बान में एक पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ
डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कोई रूल। तो इसको कानूनी ज़बान में डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं कि कंपनी की अपनी पर्सनैलिटी है, इस चीज़ का जो रूल है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। कॉर्पोरेट, कंपनी के लिए कॉर्पोरेट का वर्ड इस्तेमाल होता है। कॉर्पोरेट मतलब किसी भी इदारे या इस तरह की चीज़ को कहते हैं। कंपनी आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया। यहाँ किताब आपको ना, अब आप बी लॉ से आके जब सी लॉ में पहुँचे हैं तो आपको पहले एक बेसिक सा टच दिया कि आप वो दो तरह की चीज़ें पढ़ के आए हो, आओ हम आपको कंपनी का उन दो से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दें। तो गौर से देखें तो वो सेपरेट पर्सन नहीं है, ये सेपरेट पर्सन है। वो पर्सनली लायबल है, ये पर्सनली लायबल नहीं है। ये खास प्रोसेस जिसको लॉ रिकग्नाइज करता है उसके तहत बना है, वो खास प्रोसेस के तहत नहीं बने हुए, अपने तौर पे लोकली बने हुए हैं। पार्टनरशिप डीड भी आप कहीं जाके रजिस्टर थोड़ी कराते थे, 4 लोग एक कमरे में बैठ के कागज़ पे साइन कर लेते थे ना आपस में। लेकिन ये गवर्नमेंट के यहाँ इंदराज होगा, गवर्नमेंट को जाके बताएंगे हम एक कंपनी बना रहे हैं। अब कंपनी की ये 3 फीचर्स हैं जो खास तौर पे आपको याद होने चाहिए। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन। कंपनी इतनी सेपरेट है कि कंपनी अपने नाम से कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। कंपनी ओन्स इट्स, कंपनी अपने एसेट्स को तो ओन करती है। कंपनी पर्सनली लायबल है कि वो अपनी इनकम अपने प्रॉफिट्स पे क्या करे, टैक्स दे। ये बात समझ आ रही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इत्तफाकन इस वक्त वो अमाउंट मैच कर गई है, हालांकि वो डिमार्केशन अंदर वाली मैच नहीं करी थी, लेकिन कंपनी उसी पैसे के लिए लायबल है जो उसके पास आया है शुरू में। मेंबर्स इससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है एंड सक्सेशन यानी कि विरासत परपेचुअल होती है। परपेचुइटी याद है, जो मुसलसल एनवीटी चल रही होती थी उसको परपेचुइटी कहते थे। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, जो मुसलसल अपडेट हो रहा होता है। तो परपेचुअल का मतलब होता है मुसलसल, और सक्सेशन का मतलब विरासत। तो कंपनी की विरासत मुसलसल है, कंपनी वहीं खड़ी हुई है, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं। आज जो कंपनी के मालिक हैं 10 साल बाद शायद इनमें से कोई भी मालिक ना हो, और 10 साल बाद शायद 400 और ऐसे लोग हों जो कंपनी के मालिक हों। कंपनी वहीं खड़ी है, मेंबर्स खुद ही से शेयर खुद ही से किसी और को बेच बूझ के जा रहे हैं, कुछ हैं, कुछ आधे बेच रहे हैं, कुछ आधे छोड़ रहे हैं, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी वहीं है। तो एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी, कंपनी के शेयर कोई भी लीगल पर्सन खरीद सकता है, इवन कोई और कंपनी भी किसी और कंपनी के शेयर खरीद सकती है। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स इन ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू समवन। शेयर होल्डर कंपनी में अपने शेयर्स किसी और को बेच सकते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ। अगर ये 6 के 6 कुछ और 6 लोगों को शेयर बेच जाएं तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। सारे के सारे किसी एक को भी बेच दें तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। अगर सारे मर जाए तो शेयर उनके बच्चों को मुंतकिल हो जाएंगे, कंपनी फिर भी नहीं मरेगी। कंपनी को खुद ज़बरदस्ती पकड़ के एक प्रोसेस को फॉलो करके मारेंगे तो कंपनी मरेगी। जैसे आपने कागज़ों से इसे क्रिएट किया था तो कागज़ों से इसे ख़त्म करना होगा, वो चैप्टर 12 बताएगा। अगर ये पार्टनर ए ने कोई और ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसको लॉस हो गया जी, अगर ए ने कोई और बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस में ए को लॉस हो गया तो ए अपने ज़ाती बिज़नेस के लिए खुद लायबल होगा। फ़र्ज़ करें वो पूरा नहीं कर सका, वो अब कहेगा कि अब तुम्हारे मुझे मज़ीद एसेट बेचने हैं, तो हो सकता है इस कंपनी में मौजूद ये शेयर्स भी उसे देने पड़ जाए। लेकिन इस कंपनी का कोई और बंदा या ये कंपनी मिस्टर ए की किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ना ये लोग कंपनी की चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, ना कंपनी इनकी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेगी। इट डज नॉट अफेक्ट लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। कंपनी की ओनरशिप में जो मर्जी चेंज हो जाए, जैसे मर्जी चेंज हो जाए, कंपनी जिंदा रहती है, कंपनी चलती रहती है। सर ए बगैर किसी को बताए अपने शेयर बेच सकते हैं? ए बगैर किसी को बताए अपने शेयर बेच सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, कंपनी होती है प्राइवेट, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में कोई भी बंदा बगैर किसी को बताए अपने शेयर बेच देगा। लेकिन वो कंपनी की इंतज़ामिया को बस इतना बताएगा कि उस फलाना बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दो, ताकि वो रिकॉर्ड में उसका नाम हटा दें और नए बंदे का नाम डाल दें। आपको किसी ओनर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस है जो पार्टनरशिप में नहीं होता। जी
ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है? जी, शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कंसिडरेशन होना ज़रूरी है? अब अगर एक बंदा दूसरे को शेयर बेच रहा है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट टैग का एक एग्रीमेंट होगा उनके दरमियान, वो एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और सारे कॉन्ट्रैक्ट टैग के रूल्स उसी तरह से फॉलो होंगे। एज अ गिफ्ट भी दे, जी, एज अ गिफ्ट। वो अगेन वही वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट टैग ने ही उसकी एक्सेप्शन भी दी है। इसका मतलब है कि ये लोग अपने शेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं कंपनी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बता दो कि इस वक्त कौन मालिक है, कितने, इनको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितने पैसे लेके शेयर बेचा है। कंपनी के कागज़ में शेयर की वैल्यू आ रही है 10 रुपये, तो कंपनी को आप ये मत बताएंगे मैंने 35 का बेचा, 40 का बेचा। कंपनी को जानना भी नहीं है, आपके पैसे कंपनी के पास पड़े, कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ 2 बिजनेस हो रहे हैं। एक बिजनेस कर रहा है ये डब्बा और एक बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने आज 70,000 के शेयर खरीदे हैं ताकि कल को 1.5 लाख के बेच दें। इनका कंपनी से इंटरेस्ट नहीं था, ये तो अपने पैसे को डबल करने आए थे। लेकिन हो सकता है आज 70,000 लगाएं तो कल को कंपनी 30,000 रुपये, मतलब आपको 70,000 की चीज़ 30,000 में बेचनी पड़ रही हो। तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस अलग हो गया और ये लोग शेयर्स में जो डीलिंग कर रहे हैं वो एक अलग दुनिया है। तो अक्सर लोग तो शेयर होल्डर बनते ही सिर्फ डिविडेंड खाने के लिए और कुछ अर्से बाद कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा एक निज़ाम चलना शुरू हो गया। वो निज़ाम अपने तौर पे कमाता रहेगा, चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक कंपनी की विरासत बार बार बदलती रहेगी, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। सर ओनर नहीं होता कंपनी का? जी, तो टैक्स जो देता है तो वो कौन देता है? टैक्स कौन देता है? कंपनी देगी। कंपनी ने पैसे वो किया, ये कंपनी को जनाब फ़र्ज़ करें 6 लाख प्रॉफिट हुआ, मैं ये जो 6 लाख का प्रॉफिट बता रहा हूँ, मैं टैक्स माइनस करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 7 लाख का, टैक्स के सिस्टम के मुताबिक हमने देखा कि हाँ भाई कंपनी ने ये जो एक्टिविटीज़ की हैं ये NTR थी, FTR थी। आई बिलीव कि आप थोड़ा सा टैक्स के बारे में जानते हैं। तो पता ही लगा कि हाँ भाई ये 6 लाख की कमाई के ऊपर लाख रुपया टैक्स बनता है। तो कंपनी ने अपने मतलब 7 लाख में से 1 लाख टैक्स कंपनी ने, इसी कंपनी ने जिसको ये इंतज़ामिया चला रहे थे, इसी के पैसों से टैक्स दिया। टैक्स माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट इन लोगों में बांटा। लेकिन अब इधर आते हैं, ये अलग लोग हैं, इन लोगों को मुनाफा आया है, शेयर पे डिविडेंड आया है, ये उस डिविडेंड पे टैक्स देंगे। तो कंपनी का एक नुकसान होता है डबल टैक्सेशन। पहले कंपनी नामी इंसान अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है, फिर मेंबर नामी इंसान अपने डिविडेंड्स पे, इन्होंने अपने पैसों पे, इनको पैसों पे क्या रिटर्न मिला? डिविडेंड। इसको अपने पैसे पे क्या रिटर्न मिला? प्रॉफिट। तो इसके पास पैसे चूंकि उन्होंने दिए हुए थे तो इसने प्रॉफिट का हिस्सा उन्हें भी दे दिया। तो कंपनी के केस में फिर आपको डबल टैक्स पड़ रहा होता है। मेंबर्स डिविडेंड पे टैक्स देते हैं और कंपनी प्रॉफिट्स पे टैक्स देती है। तो फिर कंपनी बनाए या ना बनाए, फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा है? फ़ायदा ज़्यादा है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप इजी हो जाएंगे, आपको कोई आपके एसेट्स नहीं बेचेगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपका सारा काम बड़े अच्छे तरीके से चलता रहेगा। फिर सोल ट्रेडर बिजनेस से पैसे निकालेगा, इनएडमिसिबल। पता क्या करें, एक बंदे ने अपना कारोबार करना है, वो क्या करे, वो एक सिंगल मेंबर कंपनी बनाए, उसे 50 लाख से कारोबार करना है, वो 50 लाख उठा के सिंगल मेंबर कंपनी में डाल दे। अब कंपनी अलग हो गया और बंदा अलग हो गया। अब इसका मैक्सिमम नुकसान कितने का हो सकता है? 50 लाख का, ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। फिर क्या करे, कंपनी में अपनी बीवी को डायरेक्टर बना दे और कहे इसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए, अपने आप को डायरेक्टर बना दे, कहे मेरी तनख्वाह है 3 लाख रुपए। अब चूंकि वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, एडमिसिबल हो गया। ये तो कंपनी के जेन्युइन खर्चे हैं, कंपनी अपने डायरेक्टर 2 लाख सैलरी दे रही है, एक डायरेक्टर को 3 लाख। ये हिसाब लगा ले कि कितनी सैलरी पे टैक्स नहीं पड़ता, उतनी सैलरी अपनी रख ले, बीवी की रख ले, छोटे भाई की रख ले सैलरी। फिर उसके बाद जिस गाड़ी पे वो घूमता फिरता है पूरे लाहौर में, वो कहे जी कंपनी के काम से घूम रहा हूँ, कंपनी उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाले। फिर एक डायरेक्टर ने अपनी बेगम जो कि दूसरी डायरेक्टर के साथ दूसरे मुल्क जाना है, तो कंपनी उनको दूसरे मुल्क के ट्रिप पे भेज रही है ताकि वो वहाँ जाके समझें कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में जो कमाई जा सकती हैं। तो बजाय इसके कि अपना कारोबार करते उसमें से 50 लाख निकालते और अपने खर्चे करते और लॉ कहता है तुम्हारे जो मर्जी खर्चे हैं, तुमने जितना कमाया उस पर टैक्स दे दो। हर चीज़ को बिजनेस बना दिया, हर चीज़ को कंपनी का खर्चा बना दिया।
सेपरेट लीगल पर्सन का इतना फ़ायदा होता है। तो ये फिर जो कंपनी लॉ पढ़ने के बाद आप लोग खासतौर पे टैक्स के लॉ पढ़े होते हैं, उधर से कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होता है, फिर आप लोग जब जाते हैं तो आपकी एडवाइस ही नहीं पकड़ी जाती। जब कंपनियां कहती हैं कि बताएं हमारा टैक्स कैसे बच सकता है, आप कहते हैं आप टैक्स दे क्यों रहे हैं? अजीब सी बात है, इतने पढ़े लिखे होकर कौन टैक्स देता है? और फर्स्ट करें टैक्स देने का सोच भी लिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस लिए हैं? आप बताएं, आप कुछ पैसे हमें दें, फिर देखें आपका सारा टैक्स हम कैसे वो करते हैं। अगर नहीं हमने 2 नंबर काम नहीं करना। आपने कहा क्या बात करते हो साहब? इवेजन नहीं करेंगे, अवॉइडेंस करेंगे। कुछ शरई लफ्ज़ डिफाइन किए हुए हैं, तो अब आप खेल जाएंगे उस पर कि सर अगर ये कंपनी यूं घूम के ऐसे करके यूं करेगी तो वो जेन्युइन टैक्स है, जेन्युइन एक्सपेंस है। तो कंपनी के तो इतने जालिम फ़ायदे लोग उठाते हैं, मैं तो फिर आपको बहुत ही नेक मुत्तकी किस्म के फ़ायदे बता रहा हूँ। तो कहानी को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। हम लोगों ने किताब के मुताबिक पहला सफ़ा पढ़ा और अंडरस्टैंडिंग हमने जो डेवलप की, जिस पे हमारे टाइम लगा, उससे क्या होगा कि कल को अब जब मैं कोई भी बात कर रहा हूँगा तो मैं रिलेट कर सकूँगा कि अगर आपको उस दिन वाली कहानी याद आती है, समझ आती है, तो ये वाली चीज़ हम बार बार इसको रिलेट करेंगे। डन? भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर ये शेयर होल्डर है, उसका लॉस हो गया, ठीक है, एक मिनट, ABCD को और बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब आप डब्बे से बाहर की बात कर रहे हैं, इस वाइट बोर्ड से बाहर आप निकल गए हैं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ये बताएं A के इन शेयर्स के साथ क्या हुआ? वो तो है नहीं हमें कंपनी। हाँ, तो इन शेयर्स के साथ कुछ हुआ है? नहीं हुआ। ये ज़ाती ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, ये इस बोर्ड से बाहर निकल गया। इसके वालिद बुजुर्ग हैं, इसका छोटा बच्चा शरारती है, ये एक दुकानदार से केले खरीद के भाग गया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बीलो नहीं है, यहाँ टेंशन लेनी नहीं है। ये बीलो में आपका होता था अगर वो करके, मगर वो करके, दगड़ वो करके, अगर ऐसे हो जाए, अगर ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और बी बाद में माइनर निकले और ये बाद में अनसाउंड माइंड निकले और इनके दरमियान कंसिडरेशन ना हो और इनका प्रिंसिपल जो है वो भी पागल हो, तो बताएं परफॉर्मेंस कैसे होगी? ये बीलो के मजाक थे, सीलो का तो मजाक ही सीधा सा है। सीलो में जो है वो है। तो अगर आप मिस्टर ए की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ये बताएं कि मिस्टर ए ने जो इस कंपनी के शेयर्स लिए हुए उन शेयर्स के साथ कुछ हुआ है? होने वाला सर, मैं बताता हूँ। ठीक है, मिस्टर ए की ज़िंदगी में एक नुकसान हुआ तो किसी ने आके मिस्टर ए के सारे असासे कब्ज़ा कर लिए। उन असासों में मिस्टर ए के पास शेयर्स भी थे, उन असासों पे भी कब्ज़ा हो गया। मिस्टर ए लिस्ट में से माइनस हो जाएंगे और यहाँ मिस्टर जेड आ जाएंगे जो अब उन शेयर्स के मालिक हैं। वो डिविडेंड जो इस शख्स को इन शेयर्स की वजह से मिलता था, क्योंकि इंसान को डिविडेंड नहीं मिलता, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, ये शेयर्स का जो मालिक होगा उसको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर मिस्टर ए को इनिशियल अमाउंट में मिलेगी वापस? नहीं, मिस्टर ए के ये जब शेयर्स कब्ज़ा हुए तो उन शेयर्स के अगेंस्ट टेक्निकली वो इनिशियल अमाउंट उस बंदे को मिल गई है। यानी कि जब वो बंदा आएगा कहेगा तुम अपने 20,000 शेयर्स मुझे दो, तो मिस्टर ए अगर सियाना होगा तो देखेगा अगर मार्केट में ये 20 रुपये का शेयर है तो मार्केट में बेचेगा और वो पैसे उठा के उसे देगा। शेयर देगा तो शेयर पे पड़ेगा 10 रुपये लिखा हुआ, कहेगा लो जी मेरे इतने पैसे रिकवर हो गए। तो टेक्निकली अगर आपके शेयर्स पे कब्जा भी हो जाता है तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू पे आपकी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। क्लियर? तो पहला पेज हम लोगों ने पढ़ा और कंपनी को थोड़ा सा समझा। अब कल हम फिर कंपनियों की कुछ डेफिनेशन और थोड़ी सी ज़रा खुश बातें करेंगे। डन? इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं।